हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन राजस्थान में। चलिए हमारी आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हम अभी तक पढ़ चुके थे स्टॉक के बारे में कि ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। उसके बाद में हम पढ़ चुके थे स्टॉक के टाइप्स, पढ़ चुके थे कि फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है, उसके बाद में रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है और फिर होता है वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक। तो तीनों ही स्टॉक के बारे में हम बात कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे ट्रेड रिसीवेबल से। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फॉर द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब डे टू डे जो हमारा बिजनेस काम करता है, वो काम जब करके, वो गुड्स बेच के या वो सर्विस बेच के अगर बिजनेस पैसा अर्न कर रहा है, उसको बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल। इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फॉर द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। ठीक है, आगे देखिए आप। स्टेटिंग डिफरेंटली, इट इज़ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर्स ऑफ द एंटरप्राइज। ये वो अमाउंट होता है जो हमारे एंटरप्राइज के कस्टमर्स है ना, जो हमें पैसा देके जाएंगे, ये वो पैसा होता है। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में हम दो चीज़ों का जोड़ लेके चलते हैं, दो चीज़ों का योग हम इसमें लेके चलते हैं। पहला होता है टोटल डेटर्स जो है टोटल डेटर्स ले लेंगे और टोटल ले लेंगे बिल रिसीवेबल्स का। तो हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि डेटर क्या होते हैं। जो लोग हमारे बिजनेस से माल उधार लेके गए हैं वो कहलाते हैं हमारे डेटर, और जिनसे हमने माल उधार में लिया है वो लोग हमारे कहलाते हैं क्रेडिटर्स। अब बात कर लेते हैं बिल रिसीवेबल की। बिल रिसीवेबल की मैंने आपको पहले सिर्फ इतना बताया था कि बिल रिसीवेबल एक तरीके का डेटर ही होता है। इनमें डिफरेंस क्या होता है, हमने फिर अलग नाम क्यों दिया, इसको आप समझ लीजिए। पहले एक पर्सन आया और आपके बिजनेस से वो माल उधार लेके चला गया, तो आपने उसको बोल दिया डेटर। आपने उसका अकाउंट अपने बिजनेस में खोल दिया और उसकी जानकारी लेके भाई क्या क्वांटिटी में माल लेके गए, किस तारीख को लेके गए, कितने अमाउंट का लेके गए, सब जानकारी आपने ले ली। बट होता क्या है कि आपने उसको 30 दिन की लिमिट दे रखी है कि 30 दिन में भाई तो हमारा पैसा वापस दे दे। बट एक दो दिन बाद ही आपको पैसे की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो आप उस आदमी को वापस बुलाते हैं और उसको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तू हमारे बिजनेस से माल तो उधार लेके गया ही है, तू हमें एक कागज़ पे लिख के दे दे जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे हमने माल तेरे को दिया है। हम उससे और कुछ नहीं चाह रहे, सिर्फ वो उससे ये एग्रीमेंट चाह रहे हैं, वो हमें भर दे कि हाँ उसने हमसे माल उधार लिया है। अब वो क्या करेगा, एक कागज़ पे ये सारी जानकारी लिख देगा कि उसने मुझसे गुड्स जो है उधार परचेज किए हैं, कितने गुड्स थे, कितने का माल था, सब वो डिटेल उसमें लिखेगा और नीचे अपने साइन करके वो कागज़ मुझे दे देगा। अब वो कागज़ लेके मैं जाऊंगा बैंक के पास और उसको बोलूँगा देखो मुझे 30 दिन बाद में ये आदमी मुझे पैसा देगा। तो उस कागज़ को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, और उस कागज़ को मैं क्या करता हूँ, कैश करवा लेता हूँ। बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है, उसका थोड़ा कमीशन ले लेता है और बाकी मुझे उसी वक्त कैश पेमेंट कर देता है। तो बीआर वही लोग होते हैं जो डेटर हैं। ठीक है, तो कुछ लोग तो हमारे बिजनेस में डेटर हैं और कुछ लोगों के हमने बीआर ले लिए, उन लोगों से एग्रीमेंट मतलब एग्री करवा लिया उन लोगों को, तो वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, फिर बिल्स रिसीवेबल की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल के जब मैं बात करूंगा तो उस वक्त मैं इन दोनों अमाउंट का जोड़ के फिर मैं बताऊंगा। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि आपके ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, तो मैं मेरे बैलेंस में देखूंगा कि डेटर्स कितने हैं, फिर मैं उसमें जोड़ दूंगा क्या बिल्स रिसीवेबल मेरे बिजनेस के अंदर कितने चल रहे हैं। उन दोनों को मैं जोड़ के मैं बता दूंगा कि मेरे बिजनेस में ट्रेड रिसीवेबल कितना चल रहा है। आगे आपको समझ में? ठीक है, नहीं आया तो अभी बिल्स हमने BR किया है, बिल्स रिसीवेबल किया है। अभी मैं आपको समझाऊंगा बिल्स पेबल क्या होता है। सेम सिस्टम होता है, इसका वाइस वर्सा होता है, उल्टा होता है इसका। अभी मैं दोबारा समझाऊंगा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं डेटर। ए डेटर इज ए पर्सन और एंटिटी हु ओन्स अमाउंट टू द एंटरप्राइज। एक वो आदमी जो जिससे मतलब एंटरप्राइज पैसा मांगता है, वो आदमी क्या कहलाता है, या वो बिजनेस या वो फर्म क्या कहलाती है, हमारे लिए डेटर कहलाती है। अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड, और किसके अगेंस्ट पैसा मांग रही है मेरी फर्म, उस पर्सन से। मैंने या तो उसको गुड्स बेचे हैं या फिर मैंने उसको सर्विस रेंडर की है। गुड्स व्हेन सोल्ड टू ए पर्सन
on credit, that person is called a debtor because he owns that much amount to the enterprise. ये बात हो चुकी है, आपको अब अच्छे से समझ में आ गया डेटर कौन होता है. नेक्स्ट देखिए BR, बिल रिसीवेबल क्या होते हैं. बिल रिसीवेबल मीन्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज accepted by debtor, the amount of which will be received on the specified date. वो हमारे जो बिल होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, टर्म्स एंड कंडीशन को हम उसको बोलते हैं भाई ये तू लिख के दे दे, और वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और लिख के हमें दे देता है. उसमें हमें वो ये स्पेसिफाई कर देता है कि इस तारीख को वो पैसे देगा, और उससे होता क्या है कि वो एक गारंटी हो जाती है उसकी कि उस तारीख को तो वो देगा ही देगा पैसे. और उस कागज को लेके मैं बैंक के पास चला जाता हूँ और उस कागज को मैं एनकैश करवा लेता हूँ, उसको डिस्काउंट करवा लेते हैं या उसको एनकैश करवा लेते हैं. तो ये सिस्टम होता है डेटर और बीआर का. ठीक है. ट्रेड रिसीवेबल के बारे में कंपनी शेड्यूल 3 में क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिए. ट्रेड रिसीवेबल एज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल 3 है उसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल किसे बोला जाएगा के बारे में क्या लिखा हुआ है आप जानिए. एक्ट 2013 का है ना. ठीक है. ट्रेड रिसीवेबल्स आर द अमाउंट्स रिसीवेबल बाय द एंटरप्राइज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. ऐसी कोई स्पेशल बात नहीं लिखी जो हमने ना पढ़ी हो या जो हम ना जानते हो. आगे देखिए ट्रेड पेबल. ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं. अब हम बात करेंगे जो हमें पेमेंट करना है उसके लिए. तो पेबल से पेमेंट समझ में आ रहा है आपको. तो अब की बार हम किसी से माल उधार लेके आए हैं, रॉ मटेरियल या फिर ऐसे गुड्स लेके आए हैं जो हम ट्रेड करते हैं, जिनको हम बेचने के उद्देश्य से लेके आए हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर्स कहलाएंगे. और जब वो क्रेडिटर्स हमसे वो बिल्स लिखवाएंगे कि आप इस तारीख को पेमेंट करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, बिल्स पेएबल बन जाएंगे, और उस तारीख को हमें वो पेमेंट करना ही पड़ेगा. ठीक है. इट इज़ द अमाउंट पेएबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो हम गुड्स परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, या फिर सर्विस हम क्या एक्वायर करते हैं दूसरे बिजनेस से, तो उसके लिए हमें पेमेंट करना होता है, उसी को बोलते हैं ट्रेड पेबल्स. स्टेटिंग डिफरेंटली, इट इज़ द अमाउंट ड्यू टू द सेलर ऑफ द गुड्स बाय द एंटरप्राइज. जो सेलर है उस गुड्स का वो अमाउंट मांगता है किससे, हमारे एंटरप्राइज से, हमसे पैसा मांगता है. ट्रेड पेबल्स इज द सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. क्रेडिटर्स में आपको बता चुका हूँ, वो आदमी या फिर वो फर्म या फिर वो कंपनी जिसने हमें माल उधार दिया है. मैं बिजनेस मान लेना आप. अब ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं अपने आप को लेके चल रहा हूँ. मैं और बिजनेस अलग अलग हैं. तो अब की बार मैंने खुद को बिजनेस मान रखा है. ठीक है ना. तो बिजनेस को जिसने माल उधार दिया है वो बिजनेस के लिए क्या है, क्रेडिटर है. ठीक है. इतना समझ लें, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज़ के अंदर भी आप. नेक्स्ट है बिल्स पेएबल. और बिल्स पेएबल वाइस वर्सा है किसका, बिल्स रिसीवेबल का. अब आप ऐसे समझ लीजिए कि हमने माल उधार लिया है, तो वो पर्सन हमको कह रहा है कि आप लिख के दे दीजिए. हमने उसको लिख के दे दिया, इस तारीख को हम पेमेंट करेंगे, इतने रुपए का पेमेंट करेंगे. तो उस तारीख को हमारे ऊपर कंपल्शन है कि हमें पेमेंट करना है. ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे क्रेडिटर ने उस बिल को बैंक में जमा करके कैश ले चुका है वो, और हमसे पैसे भी एक तरीके से बैंक वाले ही मांगेंगे. हमें नोटिफाई कर देंगे कि आपको पेमेंट ड्यू है, जमा करवाओ. तो इस तरीके से सिस्टम चलता है. आगे बढ़ते हैं. क्रेडिटर इज ए पर्सन और एंटरप्राइज टू whom an enterprise on amount against credit purchase of goods and or service taken. For example, Mohan is a creditor of a firm when goods are purchased from him on credit. मोहन जो है वो हमारा क्रेडिटर है. कब है, जब हमने मोहन से माल उधार में परचेज किया है, तब है वो हमारा क्रेडिटर. नेक्स्ट बढ़ते हैं बिल्स पेबल. बिल्स पेबल मीन्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन और एंटरप्राइज, द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट. तो बिल्स पेबल के अंदर हमने वो बिल्स पेबल को एक्सेप्ट कर लिया है, हमने वो लिख के दे दिया है. वो जो डॉक्यूमेंट है उस बेसिस के ऊपर क्रेडिटर उसको एनकैश करवा लेगा और हमें एक स्पेसिफिक डेट को वो पेमेंट करना होगा. ठीक है. ट्रेड पेबल कंपनी शेड्यूल 3 में क्या लिखा हुआ है, 2013 एक्ट के अंदर सेम ही बात लिखी हुई है. ट्रेड पेबल्स आर द अमाउंट्स पेबल बाय द एंटरप्राइज अगेंस्ट गुड्स परचेज्ड
एंड सर्विस टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो गुड्स परचेज करते हैं या सर्विस हम टेकन करते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, तो वो जो पेमेंट हम करते हैं वो कहलाता है ट्रेड्स पेबल। और ट्रेड पेबल्स के अंदर दोनों का हम सम करते हैं, फिर बताते हैं हमारे ट्रेड्स पेबल कितने हैं, क्रेडिटर का और बिल्स पेबल दोनों को हम जोड़ के बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एट्रीब्यूटेबल टू ए स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। कॉस्ट वो चीज होती है जो हम खर्चा करते हैं या खर्चा बांटते हैं किसके ऊपर? उन स्पेसिफिक आर्टिकल्स को जो हम परचेज करते हैं तो हमें उनकी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, कोई हमारे बिजनेस में एक्टिविटी हो रही है उसकी हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो बिजनेस के अंदर जब कोई भी काम हम हमारी इच्छा से करवाना चाहते हैं तो उसकी एक कीमत होती है, उसी कीमत को हमें क्या करते कॉस्ट से समझते हैं और कॉस्ट का हम पेमेंट करते हैं। कॉस्ट का पेमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में हो जाता है। ठीक है। वाउचर क्या होते हैं? जब कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है हमारे बिजनेस के अंदर तो उसके साथ ही साथ में एक एविडेंस क्रिएट हो जाता है, एक पर्ची क्रिएट हो जाती है, एक रिटर्न, कोई ना कोई ऐसा सबूत होता है जो उस चीज़ की गवाही देता है कि हाँ ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है। इसको आप ऐसे समझिए, अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है तो रॉ मटेरियल के साथ साथ एक बिल भी वो आपको देगा कि आपने इस क्वालिटी का, इस डेट को, इस क्वांटिटी में और इस रुपए में माल खरीदा है। तो वो आपका क्या है? एक तरीके से एविडेंस है। तो इस तरीके के एविडेंस को ही आप जनरल वे में क्या बोलेंगे? वाउचर बोलेंगे। जब आपने किसी पर्सन को माल बेचा है, ठीक है, तब भी आप उसको क्या देंगे? पूरा एक वाउचर सा बना के देंगे, उसको बोलेंगे आप बिल बोलेंगे। तो वाउचर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, बट आपको इतना समझना है एक बार जनरली कि वाउचर्स वो डॉक्यूमेंट होते हैं, एविडेंस होते हैं जिसके बिहाफ पे हम फिर क्या करते हैं? जनरल एंट्री करेंगे। ठीक है, ये सबूत होते हैं हमारे पास। जो जनरल एंट्री हम कर रहे हैं ना, जब वो ऑडिटर आएगा, वो इंस्पेक्शन करेगा तो कैसे चेक करेगा? वो हमारे अकाउंट्स के साथ में इन वाउचर्स को मैच करेगा, क्या ये मैच कर रहे हैं क्या? अगर हमारे अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी होगी है तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे? वाउचर्स का मिलान करते हैं हम हमारे एंट्रीज से बाद के अंदर, तो वहां पे हमारी गलतियां पकड़ में आ जाती हैं। वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का सबूत होता है वाउचर। एग्जाम्पल ऑफ वाउचर्स आर कैश मेमो। कैश मेमो मतलब आपने कैश में कोई चीज बेची है तो उसका कैश मेमो जनरेट होता है, वो एक वाउचर का ही एग्जांपल है। इनवॉइस और बिल। इनवॉइस और बिल मतलब वो जो आपने माल परचेज किया था तब भी इनवॉइस मिलता है या बिल मिलता है, या फिर आपने माल बेचा तब भी आप उसको एक इनवॉइस या बिल देते हैं और खुद भी एक रखते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? वाउचर का एग्जाम्पल है। रिसिप्ट। रिसिप्ट किसी भी चीज की हो सकती है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपने रॉ मटेरियल ट्रांसफर किया है, उसकी भी रिसिप्ट हो सकती है। और लास्ट में आता है डेबिट और क्रेडिट नोट्स। आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट, 25वां नंबर, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? किसी भी आर्टिकल की आपने कोई कीमत लगा रखी है, आपने अपने गुड्स को बेचने के लिए कोई कीमत डिसाइड कर रखी है। जैसे मैंने मेरे मोबाइल की कीमत डिसाइड कर रखी है 10,000 रुपये। 7,000 रुपये में मैं बनाता हूँ और 10,000 रुपये में मैं उसको बेचता हूँ, 3,000 रुपये मेरा प्रॉफिट रहता है। इट इज़ द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू ए कस्टमर बाय द एंटरप्राइज। डिस्काउंट अलाउड मे बी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट वो होता है कि आप अपनी बेचे जाने वाली कीमत से कुछ पैसा कम कर देते हैं, या तो कस्टमर से कम लेते हैं या फिर उसको थोड़ा पैसा लौटा देते हैं, तो वो किस कैटेगरी का रहता है? डिस्काउंट बोलते हैं उसको। अब डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है आप ऐसे समझ लीजिए, जब ट्रांजेक्शन हो रही होती है, जब हम सेटलमेंट कर रहे होते हैं ना, कहते हैं ना भैया थोड़ा वाजिब दाम लगाओ, हमें 10 किलो चीज़ चाहिए या कोई 20 किलो चीज़ चाहिए। जब वॉल्यूम की बात आती है, कोई आदमी कहता है कि मैं आपसे एक मोबाइल लूँ, एक मोबाइल लेने नहीं आया, 1,000 मोबाइल लेने आया हूँ, तब मेरा लालच थोड़ा बढ़ जाएगा। मैं सोचूंगा यार ये कस्टमर अगर हाथ लग जाए तो बढ़िया है ना, मुझे बड़ा बिजनेस मिलेगा। जब ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं तब एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, उस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट ना तो बेचने वाला, यहाँ पे हूँ मैं, और ना ही खरीदने वाला जो कि है मिस्टर राम, कोई भी अपने अकाउंट्स में उस डिस्काउंट को नहीं दिखाता। मैं मेरा मोबाइल 10,000 रुपये में आम लोगों को बेचता हूँ, अगर आप मेरी शॉप पे आएंगे तो मैं आपको 10,000 रुपये में मोबाइल बेच दूंगा।
बट एक राम नाम से पर्सन आता है और जो बोलता है मुझे 1000 मोबाइल चाहिए, अब आप बताइए मुझे कितने रुपए में देंगे? तो मैं बोलूंगा भाई मैं तेरे को 9000 रुपए में दे दूंगा, पर इससे कम नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो बोलता है ठीक है, डील डन। तो अब मैं वो एंट्री जो करूंगा ना मेरे अकाउंट्स में, वो 10,000 की सेल दिखा के और 1000 रुपए डिस्काउंट करके मैं ऐसे एंट्री नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट किससे एंट्री कर दूंगा? 9000 रुपए के अमाउंट से एंट्री कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया नहीं जाता। और ऐसे ही वो मिस्टर राम करेगा, क्योंकि वो भी तो आगे मोबाइल बेचेगा कहीं जाके, तो वो भी जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा तो सीधा 9000 रुपए पर पीस उसने मोबाइल परचेज किया इस अमाउंट से रिकॉर्ड कर देगा। वो ये बोलेगा ही नहीं कि 10,000 रुपए का मोबाइल था, 1000 रुपए मुझे डिस्काउंट मिला, ऐसी कोई भी जानकारी वो अपने अकाउंट्स में नहीं रखेगा। इसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस बाय द सेलर to the purchaser of goods when they buy goods for a certain quantity or value। ये डिस्काउंट तब ऑफर किया जाता है जब सेलर बोलता है भाई अगर तू इतना माल ले लेगा, 1000 अगर मोबाइल मेरे से लेगा तब मैं तुझे 9000 रुपये में मोबाइल दूंगा, अगर तू उससे कम लेगा तो भाई 10,000 का ही पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन रहती है सेलर के द्वारा, ठीक है। तो जो होलसेलर होते हैं, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो इस तरीके के ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करते हैं जनरली। सेल्स आर रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू। इस बात पे आप बहुत ध्यान रखें, सेल्स जो होती है वो रिकॉर्ड किस पे की जाती है? नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाती है। और नेट वैल्यू क्या होती है? सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट। उसी वक्त मेरी जो सेल्स हुई है, 10,000 रुपए की सेल हुई है, 10,000 रुपए का एक मोबाइल बेचता हूँ, 1000 मोबाइल मैंने बेचे हैं, तो 10,000 के हिसाब से वो मैं कैलकुलेशन करूंगा और उसमें से 1000 रुपए में माइनस करके 9000 रुपए से मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके मेरे वो जो अमाउंट आएगा वो मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट रिकॉर्डिंग रहती है। सिमिलरली परचेजेस आर रिकॉर्डेड बाय द परचेजर एट नेट वैल्यू। इसी तरीके से जो होता है परचेजर, वो भी क्या करता है? परचेज में से परचेज डिस्काउंट लेस करके सीधा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करता है, वो अलग से डिस्काउंट नहीं दिखाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट नाम से ही क्लियर है, अगर आप मुझे अभी का अभी कैश पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको अलग से 1 या 2% का और डिस्काउंट दे दूंगा। समझ में आया? ये वो कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, उनका पैसा अटके नहीं। अगर आप बड़ी क्वांटिटी में उनसे माल परचेज कर लेंगे तो उनका तो वर्किंग कैपिटल फंस जाएगा ना। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जिन बच्चों को नहीं पता तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मुझे मेरे बिजनेस को चलाने के लिए जो डे टू डे जो मुझे पैसा चाहिए, जो मैं मटेरियल परचेज करके ला रहा हूँ और मैं आगे बेच रहा हूँ, अगर मैं आगे से परचेज करके ला रहा हूँ तो मुझे पैसा चाहिए ना। आज 10 लाख रुपए का मैं माल लेके आया और जब मैंने आगे बेचा तो वो मेरे से 30 दिन की उधार पे लेके चले गए। अब वो 10 लाख रुपए तो मुझे 30 दिन बाद मिलेंगे, तो अब मैं मेरे बिजनेस को कैसे चलाऊंगा? ये समस्या क्रिएट हो जाती है। इसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो क्या करते हैं? कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं। वो बोलते हैं भाई अगर उधार लेके जाएगा तो 10,000 रुपये पर पीस का मोबाइल पड़ेगा, अगर तू अभी का अभी पेमेंट कर दे तो मैं 9,500 रुपये में तुझे बेच दूंगा। मतलब मिस्टर राम जो है वो क्या है? एक बहुत बड़ा ट्रेडर है। अब वो आगे मोबाइल बेच रहा है और वो लोगों को ये कह रहा है, अगर उनके पास लोग आते हैं परचेज करने के लिए तो ये बोलता है कि अगर आप नगद मेरे से लेके जाओगे, पूरा का पूरा पेमेंट अभी करके जाओगे तो मैं 9,500 रुपये में आपको मोबाइल बेच दूंगा, और अगर आप उधार लेके जाते हो तो मैं आपको पूरे 10,000 रुपये में मोबाइल बेचूंगा। ये जो हिसाब रहता है ये रहता है कैश डिस्काउंट का। कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। कब अलाउ किया जाता है? जब आप अपना पेमेंट जो है टाइमली पे कर देते हैं तब आपको अलाउ किया जाता है। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टी अलाउइंग द डिस्काउंट एंड इनकम फॉर द पार्टी रिसीविंग कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट को अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाता है। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, मतलब मिस्टर राम को डिस्काउंट अलाउ करना पड़ रहा है ना, जो अब अगर आप मिस्टर राम से मोबाइल खरीदने जाओगे तो उनको डिस्काउंट अलाउ करना पड़ रहा है, तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में खर्चा दिखाएंगे कि 500 रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया, मेरा खर्चा हो गया। और जो आदमी मोबाइल लेके जा रहा है वो 500 रुपए अपने अलग से दिखाएगा कि मुझे इनकम हो गई, कि वो मोबाइल मुझे 10,000 का पड़ना था, अब मुझे 500 रुपये सस्ता पड़ा है तो वो 500 रुपये मुझे इनकम हो गई। ये ऐसे अलग से दिखाया जाता है कैश डिस्काउंट,
ट्रेड डिस्काउंट अलग से नहीं दिखाया जाता। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टीज, इसको अलग से रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में दोनों ही पार्टी के द्वारा। एक आप और जान लीजिए यहाँ पे रिबेट। रिबेट क्या होती है? रिबेट वो छूट होती है, आपने मान लीजिए कि मोबाइल परचेस किया मेरे बिजनेस से। अब होता क्या है कि उसकी जो डिस्प्ले है उसका कलर थोड़े दिनों के बाद में थोड़ा फेड हो जाता है और आपको इतना कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, आपका सिर्फ काम है उस मोबाइल से फ़ोन मिलाने का। तो आप मेरे पास लेके आते हैं और बोलते हैं यार आपका ये गारंटी में मेरा फ़ोन चल रहा है और ये डिस्प्ले थोड़ा फेड हो गया है। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार अब मैं डिस्प्ले चेंज करूंगा, मेरा 3-3,500 रुपये का खर्चा आ जाएगा। तो मैं बोलता हूँ मैं कोई बात नहीं यार, 1000 रुपये मेरे से वापस ले जा और तू काम चला ले। तेरा ऐसा कोई डिस्प्ले से कोई मूवी वगैरह तो तुझे देखनी है नहीं, तुझे सिर्फ फ़ोन मिलाना है, तो फ़ोन तो मिल ही रहा है। तो और इस बात से वो संतुष्ट हो जाता है कि चलो ठीक है बढ़िया है, मेरे को 1000 रुपये वापस दे दो। उसे बोलते हैं रिबेट। समझ में आया? मैंने मेरा घर बनाने के लिए क्या किया, ब्रिक्स मंगाई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने मेरा घर बनाने के लिए क्या किया, ईंटें मंगवाई। अब जिस क्वालिटी की ईंटें मैंने मंगवानी चाहिए और मैंने उसका पेमेंट कर दिया, मेरे मकान पे ईंटें आ गई। अब आई और जब मैंने चेक किया तो उसमें कुछ क्वांटिटी, सारी क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी का माल उतना बढ़िया नहीं था जो मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने उसको फ़ोन किया सेलर को, मैंने कहा ये चीज़ तो सही नहीं है, मुझे तो माल पसंद नहीं आया, मैं वापस भेज रहा हूँ। अब उसको लगेगा कि अब इस कंस्ट्रक्शन साइट से ईंटों को उठवाना, उसकी लेबर, फिर ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पहुँचेगा, फिर वो वापस वहाँ उतरवाएगा उसकी लेबर, फिर दोबारा ईंटें चढ़वाएगा उसकी लेबर और फिर वापस यहाँ भेजेगा। तो उसको वो कितना महंगा पड़ेगा। और ये चीज़ तो उसको करनी ही पड़ेगी क्योंकि जिस चीज़ का पेमेंट मैंने उसको किया है वो क्वालिटी का तो माल मैं लूँगा। ये बात तो जायज़ बात है, जो जिस चीज़ का एग्रीमेंट अपने बीच में हुआ है वो तो होगा ही होगा। तो वो क्या करेगा, ऐसा लुभावना ऑफर देगा मुझे कि आप एक काम करो, वो ईंटें वहीं आप रख लो, मैं आपको नई भिजवा देता हूँ, ठीक है। और बाद में जब सेटलमेंट की बात आएगी तब वो मुझे उस पर कुछ डिस्काउंट दे देगा। तो इस तरीके से दोनों ही पार्टियां क्या हो जाती है, खुश हो जाती हैं। इस तरीके की डील ऑफर होती है बाद में, उसे बोलते हैं रिबेट। समझ में आया? रिबेट क्या होती है? इट इज रिडक्शन इन प्राइस अलाउड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। ये वो छूट होती है, वो जो कीमत होती है कम कर देता है सेलर। कब? जब सेल हो चुकी होती है उसके बाद में ये छूट दी जाती है। और क्यों दी जाती है? जब सही गुणवत्ता का माल ना हो, ठीक है, और कोई चीज़ में डिफेक्ट आ गया हो, इन वजहों से क्या किया जाता है, रिबेट दी जाती है, ठीक है। स्टेटिंग डिफरेंटली, रिबेट इज ऑफर्ड एंड अलाउड ऑन सेल कंप्लीटेड इन द पास्ट। तो ये उन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर ऑफर किया जाता है जो ट्रांजेक्शन पास्ट में हो चुकी है। अब आप बात कर लीजिए, ऊपर हमने दो डिस्काउंट पढ़े, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। दोनों के दोनों डिस्काउंट तब दिए जाते हैं जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को करने वाले होते हैं, उससे पहले ही ये डिस्काउंट दे दिए जाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट में आपको माल खरीदने से पहले ही आपको वो ट्रेडर जो है, अगर आप बल्क क्वांटिटी में माल लोगे तो आपको वो डिस्काउंट दे देगा, और अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो आपको उसी वक्त वो आपको कैश डिस्काउंट भी दे देगा। पर रिबेट एक ऐसा रिडक्शन होता है प्राइस के अंदर जो आपको थोड़े टाइम के बाद में, मतलब सेल कंप्लीट हो चुकी है, एग्रीमेंट हो चुका है और कुछ कंडीशन में तो पेमेंट भी हो चुका होता है फुल एंड फाइनल, उसके बाद में सेलर आपको इशू कर देता है रिबेट, ठीक है। इट इज अलाउड फॉर द रीजंस अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड। इसको अलाउ करने के रीजन अलग होते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, डिस्काउंट अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स के कारण आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया, वो इसी कैटेगरी का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? जो डेटर्स आपसे माल उधार लेके गए थे उनसे पैसा नहीं आ रहा, आपने लाख जतन कर लिया और वो पैसा नहीं दे रहे, वो पैसा डूब गया फाइनली आपका, उसे बोलते हैं बैड डेब्ट्स, ठीक है। बैड डेब्ट इज द अमाउंट ओन्ड टू द बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब अब आप क्या करते हैं, उसको नुकसान मान के थोड़ा थोड़ा करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हर साल थोड़ा थोड़ा नुकसान हटाते हैं उसको, वरना वो आपके बैलेंस शीट में दिखता जाएगा, उसको हटाना पड़ता है। बिकॉज इट हैज बिकम इररिकवरेबल, क्योंकि वो क्या हो गया है, इररिकवरेबल हो गया है, वो आप रिकवर ही नहीं कर पा रहे उन डेटर से
जो आपसे माल उधार लेके गए थे उनसे आप पैसा निकलवा ही नहीं पा रहे, इट इज़ ए लॉस फॉर द बिजनेस। ये क्या है, बिजनेस के लिए घाटा है, लॉस है। इज दस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको डेबिट कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, एक साथ कर देते हैं, अगर बड़ा लॉस है तो 1-2 सालों के अंदर करते हैं, धीरे धीरे करते हैं किस्तों में, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो और रहेगी, उसके बाद में टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो पूरा हो जाएगा और फिर हम शुरू करेंगे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेक्स्ट, तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।